हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से आपका अपने एम के स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम दिष्ट धारा जनितर यानी डीसी जनरेटर का पार्ट नंबर 4 देखेंगे, जिसमें हम 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ करेंगे। साथ ही में दोस्तों एक दो न्यूमेरिकल भी करेंगे और जो कल आने वाला वीडियो है उसमें दोस्तों 2 से 3 न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों कल से हम क्वेश्चन नंबर भी बढ़ा देंगे, यानी कि 3-4 दिन से हमारा जो क्वेश्चन नंबर कम चल रहा था 10 क्वेश्चन, वो कल से वापस बढ़ा दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन और सीरीज का 31वां क्वेश्चन देखते हैं कि दिष्ट धारी जनितर यानी एक डीसी जनरेटर में कुंडली दर पोल पिच के बराबर करने के लिए कुंडली का पिछला पिच किसके बराबर होना चाहिए। दोस्तों इसमें कह रखा है कि डीसी जनरेटर में जो कोयल स्पैन होता है, यानी जो कुंडली दर होती है, उसको पोल पिच के बराबर करने के लिए कुंडली का जो बैक पिच होता है वो किसके बराबर होना चाहिए। ऑप्शन ए में दे रखा है प्रति पोल क्रम विनियमक बार। दोस्तों ये क्रम विनियमक बार क्या होता है, यानी विनियमक, ये कम्यूटेटर होता है। आर्मेचर समांतर मार्ग, कुंडलन अवयव मार्ग, और ऑप्शन डी है आर्मेचर चालक प्रति मार्ग। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए प्रति पोल क्रम विनियमक बार, यानी कम्यूटेटर बार पर पोल होना चाहिए। दोस्तों किसके लिए दोस्तों, तो ये होना चाहिए डीसी जनरेटर में जो कोयल स्पैन होती है वो पोल पिच के बराबर करने के लिए बैक पिच कम्यूटेटर बार यानी कम्यूटेटर बार के बराबर होनी चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। दोस्तों ये चित्र दे रखा है, इस चित्र के अंदर क्या पूछा गया है देखते हैं। चित्र ए और बी, यानी दोस्तों ए ये रहा और बी ये रहा। आगे है डीसी जनरेटर के किस भाग को प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन ए दिक् परिवर्तक यानी कम्यूटेटर एवं स्टेटर, बी स्टेटर एवं इंटरपोल, सी इंटरपोल एवं मुख्य पोल, डी मुख्य पोल एवं कम्यूटेटर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो ए में दे रखा यह है मुख्य पोल और यह है दोस्तों कौन सा, इंटरपोल। दोस्तों इस पे मुख्य वाइंडिंग स्थापित की जाती है और जो ये इंटरपोल है इसके ऊपर ऑक्सिलरी वाइंडिंग बोलते हैं या फिर कंपनसेटिंग वाइंडिंग बोल देते हैं हम, ये स्थापित की जाती है। तो दोस्तों इन ऑप्शनों में मुख्य पोल और जो इंटरपोल है वो ऑप्शन सी में दे रखा है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, इंटरपोल एवं मुख्य पोल। दोस्तों अगर इसके अंदर क्रमशः पूछता तो क्रमशः में दोस्तों जो ए व बी दे रखा है, यानी पहले ए का बताना होता है, तो ए में दोस्तों मुख्य पोल आता और फिर आता इंटरपोल, क्रमशः पूछने पे ही आता दोस्तों। और अगर ये पूछता इंटरपोल पे कौन सी वाइंडिंग स्थापित की जाती है, तो यह जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग या सॉरी दोस्तों कंपनसेटिंग वाइंडिंग स्थापित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 33, सामान्य लाइटिंग एवं पावर सप्लाई के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला जनरेटर कौन सा है। दोस्तों जो सामान्यतः लाइट होती है उसके लिए कौन सा जनरेटर काम में लिया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है डीसी शंट जनरेटर, बी दे रखा है सीरीज जनरेटर, सी दे रखा है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर और डी है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो दोस्तों सामान्य लाइटिंग एवं पावर सप्लाई के लिए हम डीसी शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, डीसी शंट जनरेटर। दोस्तों आगे हम देखते हैं सीरीज जनरेटर। सीरीज जनरेटर का प्रयोग कहाँ करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों सीरीज जनरेटर का प्रयोग वहाँ या प्रयोग या अनुप्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ अति दूरस्थ सप्लाई के लिए सप्लाई की जाती हो, यानी दूर सप्लाई की जाती है, जैसे पावर जनरेशन जहाँ जनरेट किया जाता है वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट भी तो किया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो लाइन में एक तो बूस्टर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह से डीसी सीरीज जनरेटर का यानी जो सप्लाई होती है उसके लिए किया जाता है, दूर के इलाकों में सप्लाई के लिए। कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो दोस्तों कम्युलेटिव कंपाउंड का प्रयोग नज़दीकी सप्लाई के लिए करते हैं, यानी कहीं नज़दीक में ही हमें पावर सप्लाई करनी हो वहाँ कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग करते हैं। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, इसका प्रयोग दोस्तों जो हमारा आर्क वेल्डिंग होती है, आर्क वेल्डिंग में विद्युत सप्लाई के लिए करते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग आर्क वेल्डिंग में। अब दोस्तों आर्क वेल्डिंग में क्या चाहिए, आर्क वेल्डिंग में दोस्तों हमें न्यून वोल्टेज यानी वोल्टेज निम्न चाहिए और जो धारा है वो उच्च चाहिए। अब उच्च चाहिए तो दोस्तों वोल्टेज न्यून तो कितना चाहिए,
तो दोस्तों इसमें वोल्टेज तो होता है, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ, आर्क वेल्डिंग में हमें वोल्टेज तो चाहिए होता है 60 वोल्ट से 80 वोल्ट। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो दोस्तों यही लिखना है हमें, 60 वोल्ट से 80 वोल्ट। धारा पूछा जाए, और अधिकतर दोस्तों एग्जाम में धारा ही पूछी जाती है, तो धारा इसमें दोस्तों 300 एम्पियर से 600 एम्पियर तक आवश्यकता होती है आर्क वेल्डिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 34, यदि किसी जनरेटर से बहती धारा का मान 10 एम्पियर है और इंटरपोल प्रतिरोध 10 ओम है, तो उसमें फील्ड वाइंडिंग कॉपर हानि क्या होगी? ऑप्शन ए 100 वाट, बी 1000 वाट, सी 1 वाट, डी 10 वाट। दोस्तों जो हानि है, यानी कॉपर हानि है, वो ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? सबसे पहले वो देखते हैं। तो कॉपर हानि ज्ञात करने का सूत्र दोस्तों क्या होता है? आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर यानी आर्मेचर धारा और प्रतिरोध। तो दे क्या रखा है हमें दोस्तों? ये धारा का मान भी दे रखा है 10 एम्पियर, और जो इंटरपोल प्रतिरोध है वो भी दे रखा है 10 एम्पियर। सूत्र के अनुसार 10 एम्पियर यानी 10 का स्क्वायर इंटू प्रतिरोध इंटरपोल 10। अगर हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास 100 आएगा। 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 1000 आएगा, यानी, और 1000 ये किस में आएगा दोस्तों? वाट में आएगा। यानी हमारा जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1000 वाट इतनी हानि होगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, अगर जनरेटर का बचा हुआ चुंबकत्व खत्म हो जाता है, यानी जो अवशिष्ट चुंबकत्व है वो खत्म हो जाए, तो क्या करते हैं? ऑप्शन ए में दे रखा है वाइंडिंग को बदल देना चाहिए, बी जनरेटर का 10% डीसी सप्लाई बैटरी में देना चाहिए, सी कनेक्शन की जांच करके सुधार करना चाहिए, डी आर्मेचर की घूर्णन दिशा बदल देनी चाहिए। दोस्तों वाइंडिंग को बदलने से भी कोई फायदा नहीं होता, और ये तो काम भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, खर्चा भी इसमें ज़्यादा होता है। सी में दे रखा है कनेक्शन की जांच करके सुधार करना चाहिए। अगर दोस्तों अवशिष्ट चुंबकत्व ही समाप्त हो चुका है तो कनेक्शन की जांच करके उसमें सुधार करने से क्या फायदा है? यानी कनेक्शन तो उसके सही है ही, तो इसका भी ये भी गलत हो जाएगा। डी में दे रखा है कि आर्मेचर की घूर्णन दिशा बदल देनी चाहिए। आर्मेचर की घूर्णन दिशा बदलने से भी दोस्तों कोई फायदा नहीं होगा, इससे धारा की दिशा बदल जाएगी। तो हमारा दोस्तों जो ऑप्शन बी है कि जनरेटर का 10% डीसी सप्लाई बैटरी से देना चाहिए, यानी जो जितनी जनरेटर की वोल्टेज उत्पन्न करने की क्षमता है उसकी 10% वोल्टेज हमें बैटरी से देना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में दे रखा है कि कम्यूटेटर पर की जाने वाली वाइंडिंग होती है। दोस्तों एक कम्यूटेटर है, उस पर की जाने वाली वाइंडिंग क्या होती है? ऑप्शन ए लैप वाइंडिंग, बी वेव वाइंडिंग, सी लैप और वेव दोनों, और डी न ही लैप और न ही वेव। तो दोस्तों कम्यूटेटर पर जो वाइंडिंग की जाती है वो लैप और वेव दोनों की जाती है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, लैप और वेव वाइंडिंग। दोस्तों अब आगे देखते हैं इसमें कि अगर लैप वाउंड आर्मेचर हो तो उसमें दोस्तों समांतर पथों की संख्या कितनी होती है? तो ये दोस्तों पोल की संख्या के बराबर होती है। दोस्तों ए समांतर पथों को प्रदर्शित करता है और पी पोल्स को प्रदर्शित करता है। अगर दोस्तों ये वेव वाइंडिंग में पूछा जाता कि अगर वेव वाउंड आर्मेचर है तो उसमें दोस्तों समांतर पथों की संख्या 2 होती है, यानी ए बराबर 2, ये फिक्स होती है दोस्तों वेव वाइंडिंग में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, डीसी पार्श्वपथ जनित्र की क्रांतिक चाल वह चाल होती है जिस चाल के नीचे ऑप्शन ए जनित्र वोल्टेज बनाने में असफल रहता है, बी जनित्र वोल्टेज बनाता है, सी जनित्र भार नहीं ले सकता, और डी जनित्र भार ले सकता है। दोस्तों एक डीसी पार्श्वपथ जनित्र की क्रांतिक चाल वह चाल होती है जिस चाल से नीचे क्या होता है दोस्तों? तो यह जनित्र वोल्टेज बनाने में असफल होता है, यानी जिस चाल से नीचे जो जनरेटर है वो वोल्टेज नहीं बना सकता उसको हम क्रांतिक चाल कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, एक 6 ध्रुव वाले लैप वाउंड डीसी जनित्र में 600 चालक है, प्रति चालक प्रेरित ईएमएफ 5 वोल्ट है, यह जनित्र कितना ईएमएफ उत्पन्न करेगा? दोस्तों एक 6 पोल का लैप वाउंड क्या है? डीसी जनित्र। अगर लैप वाउंड है तो समांतर पथों की संख्या भी 6 ही हो जाएगी पोल की संख्या के बराबर, और जनित्र में 600 चालक दे रखे हैं। दोस्तों चालक कितने दे रखे हैं जनित्र में? 600, यानी n बराबर 600। प्रति चालक यानी z बराबर प्रति चालक प्रेरित ईएमएफ 5 वोल्ट दे रखा है।
अब दोस्तों पूछा है हमें उत्पन्न ईएमएफ। तो ईएमएफ का सूत्र क्या होता है दोस्तों, फाई जेड एन। दोस्तों ये फाई हटा देते हैं, इसका जो सूत्र लेंगे वो लेंगे जेड एन पी बटा ए। दोस्तों ए और पी बराबर है तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। हमारे पास सूत्र क्या बचता है दोस्तों, हमारे पास दोस्तों सूत्र बचता है सिर्फ एन और जेड, यानी जेड और एन। तो 600 इंटू 5 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 पंजो 30, 3000। और ईएमएफ किस में होता है, वोल्ट में, यानी वोल्ट। अब दोस्तों इनमें से किसी भी ऑप्शन में 3000 वोल्ट नहीं दे रखा, तो हमारा ऑप्शन जो डी है वो राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। डीसी जनरेटर के आर्मेचर प्रतिक्रिया को सुधारने के लिए बर्सेज को ऑप्शन ए आर्मेचर के घूर्णन की दिशा में अग्र लीड प्रदान की जाती है, बी आर्मेचर के घूर्णन की दिशा में पश्चिम लीड प्रदान की जाती है, डी छेड़ा नहीं जा सकता, सॉरी दोस्तों सी छेड़ा नहीं जा सकता, और डी इनमें से कोई नहीं। तो डीसी जनरेटर के आर्मेचर प्रतिक्रिया को सुधारने के लिए बर्सेज को क्या करते हैं दोस्तों, बर्सेज को हम आर्मेचर के घूर्णन की दिशा में अग्र लीड प्रदान की जाती है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आर्मेचर के घूर्णन दिशा में अग्र लीड प्रदान की जाती है। दोस्तों डीसी जनरेटर में क्या होता है, कार्बन के ब्रूस प्रयोग किए जाते हैं, और ब्रूसों के प्रयोग से आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव है वो अग्रगामी ध्रुव से सिरे के नीचे के जो क्षेत्र होता है उसको दुर्बल करता है, तथा लोड में वृद्धि के साथ यह दुर्बलता और भी बढ़ जाती है। इसलिए अधिक लोड की दिशा में ब्रूसों को अधिक खींचना पड़ेगा। आगे देखते हैं दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन, वह डीसी जनरेटर इनमें से कौन सा है जो पूर्ण भार पर 0 वोल्टता नियमन उपलब्ध करा सकता है, यानी फुल लोड पर 0 वोल्टता नियम उपलब्ध करवा सकता है, ऐसा कौन सा जनरेटर है। ऑप्शन ए सीरीज, बी शंट, सी योगात्मक मिश्र, और बी विभेदी मिश्र। दोस्तों योगात्मक मिश्र को क्या कहते हैं हम, कम्युलेटिव कंपाउंड, और इसको डिफरेंशियल कंपाउंड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी योगात्मक मिश्र। यानी दोस्तों योगात्मक मिश्र डीसी जनरेटर पूर्ण भार पर 0 वोल्टता नियमन उपलब्ध करा सकता है, इसलिए योगात्मक मिश्र डीसी जनरेटर का प्रयोग ऐसी मशीनों को चलाने के लिए किया जाता है जिन पर अकस्मात यांत्रिक लोड बढ़ता है, यानी अचानक जो लोड बढ़ता है उसको चलाने के लिए योगात्मक मिश्र यानी कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये आज के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, कल से हम 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। साथ ही में दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और प्लीज़ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहिए, हम आपके लिए एक से बढ़कर एक अच्छा वीडियो लाते रहेंगे। और दोस्तों जल्द ही हम आपके लिए एक मास्टर वीडियो लेकर के आने वाले हैं जिसमें सब कवर करेंगे, एक ही वीडियो में सब कवर करेंगे दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।